एवरीवन, आज हम लोग 5 जुलाई के कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, चलते हैं। चलिए, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुनील जयवंत कदम को नियुक्त किया गया है। सेबी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, और सेबी का फुल फॉर्म क्या है यह जानेंगे। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ हुआ था। सेबी से कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना होती हैं। तो चलिए चलते हैं, सेबी के बारे में जानते हैं क्या होता है यह। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सुनील जयवंत कदम को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ इंग्लिश में भी दे दिया है, आप इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो सेबी आखिर होता क्या है? तो सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यह एक वैधानिक नियामक निकाय है जिसे भारत सरकार ने, सेबी को भारत सरकार ने 1992 में निवेशकों की रक्षा तथा बाजार का विकास और उसे विनियमित करने के लिए बनाया है। तो सेबी की स्थापना का मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है उसका, उसे निवेशकों की रक्षा, जो भी बाजार में जो पैसा लगाते हैं निवेशक, उनकी रक्षा के लिए और बाजार का विकास तथा उसे विनियमित करने के लिए बनाया है। तो चलिए सेबी की स्थापना देखते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया तथा इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। तो इसकी स्थापना तो 1988 में ही हो गई थी, परंतु इसे जो वैधानिक शक्ति दिया जाता है, जो इसे जो बोलते हैं कानूनन शक्ति जो इसे दिया जाता है, वह मुख्यतः यह 1992 में दिया गया। तो वह सेबी अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। तुहिन कांत पांडे का नाम याद रखेंगे। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय, इसका सेबी का मुख्यालय मुंबई में होता है, परंतु उसका क्षेत्रीय कार्यालय चार जगह हैं, जैसे नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके मुख्यालय हैं। तो ये 4 जगह का नाम याद रखेंगे, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। इन 4 जगह में सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय है, परंतु मुख्यालय इसका मुख्यतः मुंबई में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार, इसको ध्यान दीजिएगा कि पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में कहाँ पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब है श्रीनगर। तो श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो श्रीनगर में कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, आइए आगे देखते हैं। 21 अगस्त 2025 से अगस्त 2025 में होने वाला है यह खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। तो यह पहली बार श्रीनगर की डल झील में पहली बार खेला जाएगा। तो डल झील का नाम याद रखना है। तो श्रीनगर के डल झील में, तो श्रीनगर के डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। तो इसको याद रखिएगा, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं जिन्होंने इसकी घोषणा की है। तो यह आयोजन की कुछ प्रमुख बातें हैं। यह खेल महोत्सव, जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, ये खेलो इंडिया महोत्सव नहीं है, यह खेलो इंडिया जल महोत्सव है। तो यह 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव होगा। इसमें 5 प्रमुख जल खेल शामिल हैं, इसे याद रखिएगा। मुख्यतः इसमें 5 जल खेल शामिल किए गए हैं। पहला कयाकिंग और कैनोइंग, दूसरा रोइंग,
तीसरा वाटर स्कीइंग, चौथा शिकारा रेस और पांचवा ड्रैगन बोट रेस है। तो इन पांचों का नाम याद रखिएगा, कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस। तो 5 का नाम याद रखिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले परीक्षा के लिए। तो कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की है? तो इसका जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। अभी हमें पता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है, क्योंकि मोदी जी अभी हाल ही में 8 दिन की यात्रा में निकले हैं, जो कि आपको 5 देशों की यात्रा वो करेंगे। इन 8 दिवसीय यात्रा होंगी इनकी, और 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। तो इसमें एक त्रिनिदाद और टोबैगो भी है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को महाकुंभ के संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर, इनका नाम याद रखना है, कमला बिसेसर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है। और करंट न्यूज़ आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षक के लिए कि त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का नाम कमला प्रसाद बिसेसर है, और उनको मोदी जी ने क्या गिफ्ट दिया? तो महाकुंभ के संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है। वहाँ के राष्ट्रपति ने दिया है, त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है इन्हें, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। चलिए, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगी। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगी, और इसके राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू हैं। तो इनका नाम याद रखना है, क्रिस्टीन कंगालू। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति का नाम क्रिस्टीन कंगालू। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, और इस यात्रा में प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों की यात्रा पर हैं। तो इधर जो 8 दिवसीय यात्रा, जो मोदी जी की 8 दिवसीय यात्रा 5 देशों के लिए है, उसमें मोदी जी ग्लोबल साउथ यानी कि जो भी अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश हैं, उनकी यात्रा पर निकले हैं। मुख्यतः इनके नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना, तो दूसरा कैरिबियाई देश है त्रिनिदाद एवं टोबैगो, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिनके राष्ट्रपति का नाम क्रिस्टीन कंगालू है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप देख सकते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू हैं। तो उनके राष्ट्रपति का भी नाम याद रखना है और कैपिटल भी याद रखना है। तो कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो, तीसरा लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना और ब्राज़ील, चौथा अफ्रीकी देश नामीबिया का दौरा करेंगे। तो मुख्यतः घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राज़ील और नामीबिया, तो 4 देश हैं, तो इधर ही हो जाते हैं। तो इन सब का नाम याद रखना है, घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, नामीबिया, इन सब का नाम याद रखना है। ठीक है, तो
अभी ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन भी होने वाला है, जो कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिससे कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि होने वाला है, और ब्राज़ील इसका मेज़बानी करेगा। इस जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसका मेज़बानी ब्राज़ील करने वाला है। तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, नाम याद रखेंगे इसका, ठीक है। और इधर G20 का भी सम्मेलन हुआ था। G20 का सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, इंडिया में हुआ था, और इंडिया के बाद इसका मेज़बानी किसने किया था? ब्राज़ील ने किया था। इंडिया के बाद G20 का मेज़बानी ब्राज़ील को दे दिया गया था। तो पिछले इस साल के नवंबर में आपको मोदी जी गए थे G20 के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, और ब्राज़ील ने इसका मेज़बानी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में फिर से किन्हें चुना गया है? तो खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को चुना गया है। पुनः इन्हें चुना गया है यह। तो सुधांशु मित्तल को 2025 से 19 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए पुनः भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 19 से 25 तक का जो भी 4 साल का कार्यकाल है, तो इनको फिर से इनका अध्यक्ष चुना गया है। तो सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का प्रमुख हो गए सुधांशु मित्तल, नाम याद रखेंगे, सुधांशु मित्तल खो खो महासंघ के प्रमुख हो गए। चलिए आगे प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो मादक पदार्थ चूँकि लोगों को पागल कर देता है, तो इस तरह से हम इसे कुछ जोड़ के पढ़ाई करना कुछ ज़्यादा ही आसान होता है। तो ऑपरेशन मैड मैक्स इस तरह से याद किया जा सकता है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मैड मैक्स। जो कि जो भी ड्रग्स होते हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ही असर डालते हैं, इसलिए इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ऑपरेशन मैड मैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेशन मैड मैक्स शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया गया। तो यह 4 महाद्वीप कौन कौन से, इसे भी मैंने मेंशन किया हुआ, तो देखिए एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशियानिया। तो 4 महाद्वीप है हो गए, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशियानिया। तो चलिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न से जो भी जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने उनको मैं मेंशन किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें कुछ मुख्य प्रश्न आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो बस मैंने उनको ध्यान में रखकर बनाया है, और आई होप कि आप लोग को बहुत ही यह फ़ायदेमंद और बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ऑपरेशन मैड मैक्स के बारे में पढ़ा। अब आगे कुछ हमारे भारत देश ने कुछ ऑपरेशंस चलाए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, तो मैंने अभी सबको मेंशन नहीं किया है, कुछ 2-3 ऑपरेशंस को मेंशन किया हुआ है। तो फिर आपको एक अलग ही वीडियो में मैं सारे ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल 2-3 ऑपरेशंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया, जो कि अभी बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ में था। पाकिस्तान और पीओके के क्षेत्र में जो भी 9 आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हवाई हमला किया गया, ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि म्यांमार में भूकंप जब आया था तो भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए किया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती। हैती
इंद्रावती हैती इस तरह से याद कर सकते हैं आप। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने में के लिए किया गया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था, तो याद रखेंगे यह। आगे, हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। तो तीसरा संस्करण है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, और यह ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW जिसे कहते हैं रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन, OPCW रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन को कहा जाता है। तो भारत ने कहाँ एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी की है? तो नई दिल्ली। तो इसकी मेज़बानी 3 जुलाई 2025 को हुई थी। तो रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के एशिया में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरण की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में हुई। तो याद रखेंगे OPCW की बैठक नई दिल्ली में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया जी बनी है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। तो इसका नाम, इनका नाम याद रखना है कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह आस्था पूनिया जी बनी है। तो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लकड़ी का गुरुद्वारा, इसकी खासियत यह है कि यह फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी से निर्मित किया गया है। यह फाजिल्का में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जवाब है फाजिल्का। फाजिल्का एक जगह स्थान है जो कि पंजाब में है। तो पंजाब की फाजिल्का में स्थापित किया गया, मैंने यहाँ मेंशन किया, आप देख सकते हैं। इसे फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी से निर्मित किया गया है। तो और इसका डिज़ाइन जो भी मतलब वो किए हैं वो कोई इकबाल सिंह करके हैं। इकबाल सिंह जी इनका जो भी डिज़ाइन किए हैं वो सब इकबाल सिंह जी किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखना है। फिर आगे प्रश्न है 10वां, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है? राष्ट्रमंडल शांति राजदूत, यह याद रखना है, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। तो इसका जवाब है सुकन्या सोनोवाल। तो असम की लखीमपुर जिले की निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। तो याद रखेंगे असम के लखीमपुर की हैं ये सुकन्या सोनोवाल असम की हैं, जो कि असमपुर के लखीमपुर ज़िले की हैं। निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है। सुकन्या सोनोवाल का नाम याद रखना है। इनको 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो क्या चुना गया? संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया। 11वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश UNSC का अध्यक्ष चुना गया है? तो UNSC का फुल फॉर्म भी जानेंगे हम, आगे देखेंगे क्या होता है UNSC। तो हाल ही में कौन सा देश UNSC का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह पाकिस्तान। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC में 5 सदस्य के अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो UNSC में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो परिषद की अध्यक्षता इसके 15 सदस्य देश के बीच बदलती रहती है। तो जितने भी 15 देश हैं उनके बीच इनकी अध्यक्षता बदलती है। तो इस बार जो पाकिस्तान है वह इस महीने
के अध्यक्ष बने हैं, तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है और वह इस पूरे महीने अध्यक्ष रहेगा। तो इसे याद रखेंगे। तो यूएनएससी के 5 सदस्य देशों में चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यूएनएससी में 5 सदस्य जो कि स्थायी सदस्य हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, तीसरा रशिया, चौथा यूनाइटेड किंगडम यूके और 5वां संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ठीक है, तो ये 5 सदस्य देश का नाम याद रखेंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। तो यह 5 स्थायी सदस्य और जो 10 गैर स्थायी सदस्य हैं वो महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है और इनमें ही कोई भी अध्यक्ष बनता है। हर महीने जो बदल लिए जाते हैं अध्यक्ष कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत यूएनएससी का सदस्य नहीं है। भारत हालांकि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है, परंतु वह यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसे हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद। तो यह संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि हैं जो कि असीम इफ्तिखार अहमद पूरे महीने परिषद का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। इसी साल चुना गया है तो और यह भी अध्यक्ष बन के रहेगा, कुछ 1 महीना कम से कम तो रहेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म तार पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है। तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने यह किया है। विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाएगा यह सेंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये हाउस एड्रेस को डिनोट करेगा, मतलब बताएगा। तो भारत की यह पहली QR पर आधारित है यह डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम और इसे इंदौर में शुरू किया गया है। चलिए, इंदौर ने भारत की पहली QR कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया है, जिसमें हर घर के बाहर QR कोड युक्त डिजिटल प्लेट लगेगी। सबके घर के आगे डिजिटल प्लेट लगेगी QR कोड युक्त, और यह QR कोड को स्कैन करने पर सटीक लोकेशन का पता मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी के घर में एक QR कोड युक्त डिजिटल प्लेट लगेगी जिसे कि स्कैन किया जाएगा और उससे लोकेशन का पता लग जाएगा। और इसके अलावा भुगतान की सुविधा मिलेगी, शिकायत दर्ज करने का विकल्प, नज़दीकी अस्पताल, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं की जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इनसे। भुगतान की सुविधा, जो QR कोड युक्त डिजिटल एड्रेस प्लेट लगेगा तो उससे भुगतान की सुविधा मिलेगी। शिकायत, जो आप कुछ दर्ज कराना है आपको शिकायत, तो उसका विकल्प मिलेगा। नज़दीक में कौन से अस्पताल हैं, एम्बुलेंस हैं, इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो यह कहाँ मिलेगा? इंदौर में। तो इंदौर में भारत की पहली QR कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केशवन रामचंद्रन। तो केशवन रामचंद्रन जी को RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखेंगे, केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन का नाम याद रखना है। RBI के बारे में जानते हैं कुछ। RBI क्या है? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मीन्स मुख्यालय, इसका RBI का मुख्यालय हो जाएगा आपको मुंबई में। और यह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य
महत्वपूर्ण प्रश्न है यंग हिल्टन आयोग, इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो 3 रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करेगी राजस्थान में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है इन तीनों राज्य का नाम। भारत सरकार अपने आपातकालीन भंडार को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3 नई रणनीतिक तेल भंडार बनाएगी, जो है राजस्थान के बीकानेर में, कर्नाटक के बेंगलुरु में और मध्य प्रदेश के बीना में। तो 3 जगह कहाँ पर केंद्र सरकार 3 नई रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगी? राजस्थान, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो इस तीनों जगह का नाम याद रखेंगे। इससे हमारे जो भी तेल भंडार हैं यह मजबूत करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए राजस्थान के बीकानेर में, कर्नाटक के बेंगलुरु में और मध्य प्रदेश के बीना में। तो राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्य का नाम याद रखेंगे। चलिए धन्यवाद।